how are people even following them? It's become like a business. राइट, डर का बिजनेस बना रखा है. Totally. एंड ट्रस्ट मी, जब साइंस है, लॉजिक है, तो रेमेडीज भी है. कायदे से इस टॉपिक पे डर वाला मुद्दा होना ही नहीं चाहिए. इनफैक्ट अगर वास्तु दोष है तो घर बेचने भी जाओगे तो बिकेगा नहीं. कितनी बार लोग बोलते हैं कि डील होते होते हमारी अभी जाकर एकदम से डील जो है वो सामने वाला मना करके चला गया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्रॉपर्टी. Okay, so वो वास्तु दोष could be the रिसेंट मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है जो मेरे लिए बहुत हॉरिफिक रहा. आई विजिटेड अ हाउस एंड जिसमें बिल्कुल यही हुआ होगा कि जो क्लाइंट है वो बहुत परेशान थे. उन्होंने अपने घर में एंट्रेंस से लेकर हर कॉर्नर में कुछ टोटका कर रखा था. कहीं लोबान जल रहा है, कहीं दिया जल रहा है, कहीं हल्दी का वो है, कहीं कुछ लाल पोटली लगी हुई है. मैं उसके बाद बीमार हो गई थी, मुझे फीवर आ गया था. हमको लगता है नॉर्थ फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग घर है, तो सब हमारी सब कुछ है, जो कि मुझे लगता है वास्तु में सबसे बड़ा मिथ भी है. एग्जैक्टली. मैंने बोला मैम आप तो वैसी बात कर रहे हो कि डॉक्टर के पास आप गए हो, आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया और आपने बिना मेडिसिन को कंज्यूम करे या खरीदे आप डॉक्टर से बोले मैं तो ठीक ही नहीं हुई. तो पहली बात तो आज मैंने आपको एंटरटेन कर दिया है, आइंदा मैं इस बात को एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं पंचिंग बैग नहीं. जब आप वापस आते हैं राइट, एक छोटा सा रिचुअल है वो हमेशा करना. घर का दरवाजा खोलते ही घर के एनर्जीज को हाथ जोड़कर नमन करना. ओह वाओ. Welcome to The Unstitched Stories, a podcast for real, raw, honest, meaningful conversations. A podcast for all those entrepreneurs and founders who are trying to stitch their story together. And we bring one such story to life today. Welcome, Neha. Welcome to The Unstitched Stories. Thank you so much, ma'am, for inviting me. And it's really a pleasure to be here with you on the podcast. Thank you, Neha. Thank you for coming, taking out time to be a part of the Unstitched Stories. Neha, you are an amazing Vastu consultant. You are the president of BNI Titans, and you're doing an amazing job. But before we start discussing everything about Vastu, मैं ये जानना चाहती हूँ कि नेहा कौन थी, नेहा कौन है? Lovely. So let me introduce myself. I'm Neha Dwivedi and my roots are from Indore, Madhya Pradesh. My father was a civil engineer and वही रीज़न है जिसकी वजह से मैं आज वास्तु कंसल्टेंट हूँ, बिकॉज उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट था. इस वजह से मेरे घर में लिटरेचर रहता था हमेशा. वास्तु का जितने भी कंपाइलेशंस हैं, बुक्स हैं, बिकॉज उन्हें इंटरेस्ट था, वो डिस्कस करते थे. एंड आई वॉज द चाइल्ड जिसको उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट था. Okay. So how many brothers and sisters? We are 3 brothers and sisters. Achha. Okay. I'm the eldest one and then I have a sister and a younger brother. So अब younger तो खैर क्या, they are all doing so well in their lives. Okay. But yes, I was the one जिसे वास्तु में काफी इंटरेस्ट था. फादर के साथ बातें करके and everything. And then मैंने as an profession इंटीरियर डिजाइनिंग परस्यू किया. Okay. इंदौर में, यानी जिस जोन से मैं आती हूँ, वहां पर स्पेसिफिकली पूछा जाता था कि क्या आप इंटीरियर एज पर वास्तु करते हैं. Okay. Because of that मैंने इनिशियल से, because I'm into this field since last 22 years. 2003, 2004 I am working in this field. So तब से वास्तु इंटीरियर के साथ कंपाइल करना that was like हमने किया है. उसके बावजूद मुझे वास्तु में इंटरेस्ट काफी था. इंटीरियर्स में इंदौर में एंड मध्य प्रदेश के जोन में मैंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स करे. हवेली लाइक बड़े विलास वगैरह किए हुए हैं, क्लब हाउसेस वगैरह करे हुए हैं एंड रेस्टोरेंट्स हैं. एंड इंदौर में सो आई गॉट वुमेन इन बिजनेस अवार्ड इन 2017. I presented paper in 2 international conferences on Vastu Shastra. And I have already chaired 2 international conferences also. And on and off मैं हमेशा न्यूज़ चैनल्स पे मेरा हमेशा आती रहती हूँ. टेडिक्स के साथ मेरा एसोसिएशन रहा है, जोश टॉक्स के साथ मेरा एसोसिएशन रहा है. सो मुझे मेरी जर्नी जो है दैट वाज लाइक ऑन एंड ऑफ जो है, मुझे लाइमलाइट मिलती रही अपने काम की वजह से. बट
इंटीरियर वॉज समथिंग दैट वॉज माई प्रोफेशन. Okay. वास्तु इज समथिंग जो मुझे ऐसा लगा एक हीलिंग है. हाँ. जिस तरह से डॉक्टर एक पेशेंट को हील करता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक घर को हील कर रही. जो भी Okay. इम्बैलेंस है, एनर्जी इम्बैलेंस है, या ऐसा है कि उस घर में रहने वालों को जो प्रॉब्लम्स है, अगर मैं कुछ छोटे बड़े मॉडिफिकेशंस के साथ में उनकी प्रॉब्लम्स को हील कर सकती हूँ. Such a good तो- noble cause. या सो आई फेल्ट कि मुझे ये प्रोफेशन ज्यादा अच्छा लगा. मुझे ऐसा लगा कि इस प्रोफेशन में आकर मैं और ज्यादा एनर्जी को समझ पा रही हूँ, True. एनर्जी के साथ को रिलेट कर पा रही हूँ, और जिस चीज के साथ आप अलाइन हो जाओ उस चीज को आप कहीं भी अलाइन करने की कैपेसिटी रखते हैं and it becomes your passion. यस, Right. जस्ट लाइक दैट. So वास्तु अभी recently everybody has started talking कि वास्तु ऐसा है, फेंग शुई है, होना चाहिए, घर इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. बट वास्तु हमारी सिविलाइजेशन में बहुत हमेशा से था. राइट. राइट. तो वास्तुकार वॉज एन आर्किटेक्ट. करेक्ट. जब हम पुरानी सिविलाइजेशन की बात करें. एग्जैक्टली. या सो वास्तु और फेंग शुई में क्या सिमिलैरिटी है? वास्तु एंड फेंग शुई, बिकॉज सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है 4 डायरेक्शंस ओके. और 4 जो जोन्स हैं, जो जंक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. नॉर्थ और ईस्ट का जंक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट का जंक्शन इज साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट का जंक्शन इज साउथ वेस्ट, अच्छा. एंड वेस्ट एंड नॉर्थ का जंक्शन इज नॉर्थ वेस्ट. तो ये सारे डायरेक्शंस पे फेंग शुई भी वर्क करता है, वास्तु भी वर्क करता है. ठीक है. वैसे ही फेंग शुई भी 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ को कोरिलेट करता है, एंड यहाँ पर भी वास्तु भी मेजरली जो है वो 5 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता अच्छा. है. ओके. सन पाथ दोनों में देखा जाता है, विंड डायरेक्शन दोनों में देखी जाती है. बेसिकली एक घर बनाने के तरीके को हम वास्तु कहते हैं. अच्छा. वास्तु इज जहां तू वास करे, जहां तू वास करे. तो Right? घर, वो घर. घर. पहले अगर हम पुरानी बात जैसे आपने कहा, तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, प्लम्बिंग सिस्टम्स नहीं थे, सिविलाइजेशन जो है वो मॉडिफाई हो रही थी. तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी थे, एक प्रॉपर्टी बनाई जाती है जिसमें कि आपको सन का भी बेनिफिट हो, आपका क्रॉस वेंटिलेशन हो, आपके घर के अंदर प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन होता रहे, हाँ. ताकि बीमारियां ना ताकि वो क्रॉस वेंटिलेशन हो, हाँ. लाइट प्रॉपर अंदर लाइट आए. प्रॉपर है. Okay. सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो धूप जो होती धूप है. हाँ. हम सबसे ज्यादा पायस उसे मानते हैं. Yes. आपके घर में वो कितने एरिया को कवर कर रही है, सबसे पहले इस चीज को देखा जाता था. हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो सुबह की सारी खिड़कियां खोलकर जितनी सुबह की धूप हमारे घर के अंदर आ हाँ, सके. तो हम कोशिश करते हैं कि वो मैक्सिमम आज भी हमें अच्छा लगता है. जहां थोड़ा सी गर्मी बढ़ती है हम सारे कर्टन्स लगा देते हैं, बिकॉज वो हम सहन नहीं कर पाते, टेम्परेचर बढ़ता है. तो वही चीज पहले भी देखी जाती थी. वास्तुकार जैसा आपने कहा, आर्किटेक्ट्स अबव नोन एज वास्तुकार. ओके. अब जाकर वास्तु विशेषज्ञ और आर्किटेक्ट अलग हो गए. अदरवाइज एक घर को बनाने वाला वॉज वास्तुकार. तो अगर वो घर बना रहा है तो वो सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके ही बनाएगा, ताकि Okay. उस घर में पहले लाइट का कोई सोर्स नहीं होता था, तो जो डे लाइट है उसको कैप्चर किया जाता था. हाँ. शाम को 6-7 बजे लोग सो जाते थे, इसीलिए सो True. जाते थे क्योंकि कोई लाइट का कोई सोर्स नहीं लाइट होता का था. सोर्स नहीं है. आपका दिन जो है सुबह 4 बजे शुरू हो जाता था और शाम के 6-7 बजे खत्म हो जाता था. Yes. तो ये स्केड्यूल के पीछे भी कुछ रीजन था. Okay. और उनको घर जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए. गर्मी में आपका घर ठंडा रहना चाहिए, ठंड में आपका घर गर्म रहना चाहिए, हर सीजन का आपको बेनिफिट हो. ओपन कोर्टयार्ड हाउसेस वर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हैव सीन. आज वो ज्यादा हम साउथ में देखते हैं. साउथ में आज भी उस चीज Yes, को फॉलो किया yes. जाता है, और ट्रस्ट में उससे ज्यादा खूबसूरत घर नहीं लगते कोई. Yes. जिसमें आपका ब्रह्म स्थान जो है, जो सेंटर ऑफ हाउस है, वो ओपन वो रहता है. ओपन रहता है. एंड ओपन एज इन इवन द सीलिंग इज ओपन. इवन द सीलिंग इज ओपन. यस, सीलिंग ही नहीं है. दैट इज ब्यूटीफुल थिंग. एंड इस तरह के अरेंजमेंट में हर डायरेक्शन में जो प्रिफर्ड डायरेक्शन है उसमें रूम्स रखना बड़ा आसान हो जाता है. साउथ ईस्ट में आपने किचन रख दिया, बेडरूम का आपने स्पेसिफिक पोजीशन कर दिया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपने मंदिर रख दिया, एंट्रेंस है, ड्राइंग एरिया है, तो वो उस अरेंजमेंट में आपके लिए प्लानिंग बहुत इजी हो जाती है. ओके. सो नेहा, आजकल एक टर्म आ रहा है जो हम सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, एस्ट्रो वास्तु. जी, ये क्या है? ये कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपको एक एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट बनाती है?
You must have heard about occult science. Yes. Occult science के कुछ लीग्स हैं, Hmm. जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु शास्त्र है, Hmm. देन आपका न्यूमरोलॉजी आ गया, Okay. एंड देन आपका पामिस्ट्री है. Hmm. सो ये सिस्टर कंसर्न्स है, ये सब पैरेलल काम करती है. Okay. अब कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का वो भी कर रहा है, कंसल्टेशन भी कर रहा है, एंड वो आपके घर का वास्तु भी कर रहा है, तो दैट इज एस्ट्रो वास्तु. एंड एस्ट्रोलॉजर का जो रोल है, लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है. हाँ, कि- माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज Yeah. कि क्या कंफ्यूजन है जी, कि एक एस्ट्रोलॉजर से आप कब कंसल्ट करें और जी. एक वास्तु एक्सपर्ट से कब कंसल्ट करें? एस्ट्रोलॉजर का मेजर काम तब होता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो. ओके. अगर आपने कभी अपना बर्थ चार्ट चेक करवाया हो, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, तो उसमें आप देखोगे वो आपको बताते हैं कि आपकी जो प्रिफरेबल दिशा जो है एज पर योर जन्म कुंडली ओके. कौन सी है. अगर वो दिशा है कि आपको इस फेसिंग का घर लेना चाहिए, साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो ये उनका जो स्टेज है वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आता है. ओके. अगर आप एक्चुअली बेनिफिट चाहते हो एस्ट्रोलॉजी से, तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कंसल्टेशन कंसल्ट करना चाहिए. घर के नंबर के लिए लोग परेशान होते हैं, बट न्यूमरोलॉजिस्ट से भी का भी जो पार्ट है तो तब आता है जब आप घर खरीद रहे हो. वंस यू हैव परचेज द प्लॉट, तो फिर आपके लिमिटेशंस शुरू हो जाते फिर आप सिर्फ उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, रेमेडीज अप्लाई कर सकते हो. रेमेडीज कर सकते अगर आप सारी चीजों में बिलीव करते हो, जैसे हम्म. एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, वास्तु में करते हो, न्यूमरोलॉजी में करते हो, तो सबकी अपनी अपनी स्टेज है ना. Okay. अगर आपको परचेज करना है प्लॉट, तो पहले वास्तु कंसल्टेंट को दिखाने से पहले आप अपना एस्ट्रो चार्ट दिखा दीजिए, न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, आपका क्या फेवरेबल कि नंबर मैं ये है. घर का नंबर खरीदूं या नहीं ना खरीदूं, whether it आपके- suits my chart or not. बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग वो नंबर है नहीं है, प्लॉट नंबर जो है वो है नहीं है, वो आपको पहले बता देंगे. वंस यू हैव परचेज द प्लॉट, वो आपकी लिमिटेशंस शुरू हो गई. अगर आप सोचते हो आपने प्लॉट खरीद लिया या आपने घर खरीद लिया, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट कुछ कर सकते हैं, तो अब उसके बाद वास्तु कंसल्टेंट का काम आता है. ओके. एक क्वेश्चन जी. इधर, तो जिसके नाम पे वो घर होगा उसको मैच करना चाहिए, या एक घर सब आप जी. प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस जी. घर में तो कितने सारे लोग रहेंगे, राइट. तो जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो किसकी कुंडली देखेगा या किसकी स्टार अलाइनमेंट देखेगा कि जिसके नाम पे घर होना है? राइट. मेजर तो वही होता है. Major जो वही होता है. प्लॉट खरीद रहा है, जो Okay. घर खरीद रहा है, उसके नाम से, उसकी वाइफ के नाम से दोनों चीजों को एनालाइज करना एनालाइज पड़ता है. करके Okay. चेक करते हैं. हम्म. बट घर के अंदर का जो प्लेसमेंट होता है, अगर कोई ये कहे कि हमने घर के अंदर का जो वास्तु है वो एज पर एस्ट्रोलॉजी हम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता. अच्छा. घर के अंदर का जो अरेंजमेंट है, हाँ. जो जिसके लिए सूटेड है, वो उसी के लिए होता है. ओके. राइट. अगर Okay. हम कहें कि आपके चार्ट के हिसाब से हम जो किचन है वो नॉर्थ में रख सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है. किचन की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है. पहली जो प्रिफर्ड डायरेक्शन है दैट इज साउथ ईस्ट, जिसे हम अग्नि कोण कहते हैं. फिर उसके बाद सेकंड प्रिफर्ड इज नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं. वायव्य कोण मतलब उस दिशा का जो स्वामी है वो है वायु, ओके. हवा अग्नि को बढ़ावा देती है. इसीलिए हम अग्नि कोण के बाद जो प्रेफरेबल किचन रखते हैं वो नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं. तो ये चीज किसी के चार्ट पे चेंज नहीं होगी. हाँ, ट्रू. राइट. हाँ. ये जो है वो है. अगर मैं कहती हूँ कि घर के मालिक का कमरा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, तो कोई उसे नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम नहीं देगा कि अनस्टेबल डायरेक्शन है, आपके चार्ट में फेवरेबल है, आप यहाँ सो जाओ. अच्छा. राइट. अगर अरेंजमेंट देखो, वास्तु इज अ साइंस. इट इज अ साइंस. राइट. साइंस के लिए आप डायरेक्शंस को स्टडी करके एक एक जगह की प्लेसमेंट बता रहे. बिल्कुल. तो वो जो प्लेसमेंट है, जो हर डायरेक्शन का अपना एक महत्व है, अपनी एक एनर्जी है. साउथ वेस्ट जो है वो आपको एक पावर देता है. साउथ वेस्ट जो है अपने फैमिली को कंट्रोल करने का पावर देता है, उसको स्मूथली रन करने का पावर देता है, आपके बिजनेस पे आपको कंट्रोल देता है, आपका स्टाफ, आपके अंडर काम करने वाले जो लोग हैं वो आपके अकॉर्डिंग चले, वो पावर देता है. तो अगर वो पावर आपको वो डायरेक्शन दे रहा है, तो ये एस्ट्रोलॉजी चार्ट में नहीं है, ये वो डायरेक्शन की पावर है. आपके घर का साउथ वेस्ट, मेरे घर का साउथ वेस्ट, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी के भी घर का साउथ वेस्ट है, वो एक ही होगा. अच्छा. दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके. सो आपने प्लॉट खरीद लिया, राइट. ठीक है, आपने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया, यू बॉट अ प्लॉट, Right. देन कम्स द रोल ऑफ अ वास्तु एक्सपर्ट. Yes. ओके. सो
if I bought a plot and I get in touch with you, Neha, जी. so what are the questions you're going to ask me? First of all, I would ask the requirements. Okay. I would be concerned with your age. कि अच्छा. आप किस एज में वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो. अच्छा. जैसे कि अगर कोई 30-35 एज का कोई बंदा है, सपोज करो आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड है दैट आई लाइक कि शादी होने के बाद ही जो नए कपल्स हैं, यंग कपल्स हैं, वो दे आर बाइंग houses and which is a very beautiful thing. Yeah. कि उनको पता है कि उनके पास अब आने वाले 40 साल है जब इसका लोन भी हो जाएगा, घर सेट हो जाएगा एंड बहुत अच्छी सेटल्ड लाइफ वो जी सकते हैं. तो उस समय उनकी रिक्वायरमेंट अलग है. अगर वो अभी उनकी शादी हुई है, वो चाहे रेंट कर रहे हो चाहे परचेज कर रहे हो, उस घर से उनकी रिक्वायरमेंट है कि हम जो ग्रोथ है हमारा वो ठीक रहे, बिजनेस हमारा ठीक चलता रहे, और अगर हम आगे कंसीव करें या फैमिली बढ़ाए तो ये घर हमें उसमें हेल्प करे, सपोर्ट करे. Yes. राइट. अगर उस घर की एनर्जीज हेल्थ को सपोर्ट नहीं करेगी तो उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगा. तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है. दूसरी रिक्वायरमेंट, अगर हम बात करें 35 से 40 ईयर के एज के लोगों की, उनकी जरूरतें होती हैं कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, आगे एजुकेशन है ना. कुछ बच्चे जो हैं वो 11th-12th में आ गए हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे अब अब्रॉड जाके पढ़ाई पढ़े, तो उनके घर की रिक्वायरमेंट अलग है. ताकि बच्चों का वीजा में प्रॉब्लम ना आए, एडमिशंस में प्रॉब्लम ना आए. बच्चा अगर हाई स्टडीज के लिए कहीं और जाना चाहता है, जैसे हम स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट को हाईलाइट करते हैं, जो अनस्टेबल जोन होता है, अनस्टेबल जोन का इंपॉर्टेंस यहाँ आता है. अच्छा जी. तो जिस बच्चे ने बाहर पढ़ने जाना है उसको वहां का कमरा दे दो, उसके घर में, उस डायरेक्शन में बंदे के घर के नॉर्थ वेस्ट को मैं बूस्ट करूंगी, ताकि वो बच्चा जो है, क्योंकि वो अनस्टेबल जोन है, वहां रहने वाला वहां टिकेगा नहीं, तो उसके जाने का रास्ता आसान हो जाएगा. ओके. विच इज इम्पोर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज आपने उस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया. ओके. तो अब इसमें यह है कि हर किसी को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत ही नहीं है. मेरी बेटी IAS करना चाहती है, मेरी बेटी अब्रॉड जाना ही नहीं चाहती, तो मैं नॉर्थ वेस्ट को अपने घर में क्यों बूस्ट करूंगी. ओके. दैट इज क्यूरेटेड एज पर योर रिक्वायरमेंट. आपकी जरूरत होगी तो वो एप्लीकेशन करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है. अच्छा. अगर 45 प्लस कोई बंदा घर खरीदता है तो उसकी उस घर से रिक्वायरमेंट होगी हेल्थ और मेंटल पीस, क्योंकि ग्रेजुअली उसकी एज बढ़ रही है, बच्चे सेटल ऑलमोस्ट हो गए हैं या जॉब में लगने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत कि घर के अंदर जैसे कुछ डायरेक्शंस है स्पेसिफिक, वो ठीक रहे, एनर्जीज ठीक रहे, हेल्थ ठीक रहे, पेरेंट्स की हेल्थ ठीक रहे. सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है घर में पीस रहे, मेंटल पीस रहे, क्योंकि आने वाले बंदा 45 में अगर घर खरीदेगा तो हर 5 साल में बदलेगा नहीं. अब उसका बुढ़ापा उसी घर में बीतेगा, वो यही सोचकर उस घर को परचेज करता, तो उसके लिए आने वाली जिंदगी सुकून से भरी हो, विच इज नेसेसरी. सो डायरेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट. यस. अब जैसे कोई रेंटेड हाउस में रह रहा है, रेंटेड अपार्टमेंट्स में रह रहा है, एंड देन दे टेक योर एडवाइस एज अ वास्तु एक्सपर्ट, राइट, देन हाउ विल यू स्टेप इन एंड रेक्टिफाई? सबसे पहले तो जब तक आप किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहे हो, तब तक उस प्रॉपर्टी के आप मालिक हो. ये बहुत बड़ा लोगों को लगता है हम रेंटल प्रॉपर्टी पे हैं, हमें वास्तु के कंसल्टेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप उस जगह का रेंट दे रहे हो. जब तक आप उस घर का रेंट दे रहे हो, उस ऑफिस का दे रहे हो, फैक्ट्री का दे रहे हो, आप उसके मालिक हो. उस प्रॉपर्टी का अच्छा बुरा जो भी एनर्जी का इफेक्ट है वो आपके ऊपर आएगा. मतलब बुरा लगता है, पर कितनी बार किसी को हमें ये सजेशन देना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है, अन क्लाइंट इज नॉट रेडी टू सेल द प्रॉपर्टी, तो हम उसे कहते हैं कि इसे रेंट आउट कर दो, एप्लीकेशन करो एंड रेंट आउट कर दो, सो दैट आपके ऊपर से इस प्रॉपर्टी का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए. जो बंदा आकर इसे रेंट आउट करेगा, फिर वो प्रॉपर्टी जो असर जो है वो उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. Oh my God, I don't know whether that's a good thing or a bad thing, but yes. You cannot help it. At times people are so depressed, अपनी लाइफ से, अपनी परेशानियों से इतने घिर जाते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं. पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स का उसके अंदर दिया हुआ है, तो उनका ऐसा लगता है कि इमोशंस जुड़े हुए हैं, हम बेच नहीं सकते. They can't sell that property.
तो ऐसी अच्छा। कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? एंड उसके बाद भी मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती कि ऐसे एज इट इज आप उठ के प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दो। आई सजेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर इसके रेमेडीज बताती हूँ, जो भी आए उसको भी नुकसान हो, बिकॉज आपने रेंट आउट करा, अगर सामने वाले को नुकसान हुआ तो वो रुकेगा ही नहीं, वो नहीं रुकेगा। तो आपके लिए उस प्रॉपर्टी को बार बार रेंट आउट करना भी हैसल है। यस, तो मुझे उसको रेंट करने के अकॉर्डिंग कंपैटिबल बनाकर ही मैं रेंट कर पाऊंगी। यस, इनफैक्ट अगर वास्तु दोष है तो घर बेचने भी जाओगे तो बिकेगा नहीं। ओके, आपको उसकी एनर्जीज को भी ठीक करने के बाद ही आप उस घर को बेच सकते हो। तो दैट इज समथिंग कि कितनी बार लोग बोलते हैं कि डील होते होते हमारी अभी जाकर एकदम से डील जो है वो सामने वाला मना करके चला गया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्रॉपर्टी। ओके, सो वो वास्तु दोष could be the reason. So you said vastu is a science. जी। And ये भी एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, वास्तु जी। को मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं। जी। So how would you counter that and justify कि this is actually a science and this has been going on for civilizations? Yes, ma'am. है ना? जी, because I am a believer of Vedic Vastu. Okay. आई एम नॉट एन एस्ट्रो वास्तु पर्सन। मैं वैदिक वास्तु, जिसे हम साइंटिफिक वास्तु कहते हैं, आई डू दैट। और मुझे इसमें इसके साथ ज्यादा एफिनिटी या अट्रैक्शन इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास बताई हुई हर रेमेडी का लॉजिक है। अच्छा, अगर आप किसी भी रेमेडी को लॉजिकली आप प्रूव कर सको कि आप यहाँ पर ये मेटल लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो, यहाँ आपने कलर यूज किया तो क्यों किया, तो साइंस यही बोलता है। अच्छा, साइंस इज बेस्ड ऑन लॉजिक। yeah, absolutely. And lot of people question कि Yes. भाई ये तो ऐसे ही है, you know, In whether fact- it works or it doesn't work. इनफैक्ट बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स कुछ चीजें बता के चले जाते हैं एंड पीपल डोंट आस्क कि अच्छा, क्या लॉजिक क्या था ask इसके कि पीछे? आपने ऐसा क्यों बोला। हाँ, आपने बोला यहाँ येलो टेप लगा दो, यहाँ ग्रीन टेप लगा दो, हाँ, यहाँ ये कलर कर दो। हाँ, ओके, आपको पूछना चाहिए कि क्यों they should करना ask, पड़ेगा मुझे, क्यों हाँ, कर रहे हो। हाँ, अगर उनके पास उस क्यों का जवाब है तो आप सही कंसल्टेंट के पास हो। ठीक है। अगर उनके पास उस क्यों का जवाब नहीं है, मतलब वो भी रटी रटाई बातों को आपको बता के जा रहे हैं। हाँ, सो आपको ये पता होना जरूरी है कि जिससे आप कंसल्टेशन ले रहे हो क्या थरो वो- नॉलेज है, उसे कि वो नहीं नॉलेज है या नहीं है, दैट हाँ। इज इम्पोर्टेंट। सो नेहा, आजकल हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, वास्तु एक्सपर्ट्स, न्यूमरोलॉजिस्ट्स इतना कुछ सजेस्ट करते हैं। तो एज अ व्यूअर मुझे लगता है कि एंड लॉट ऑफ पीपल दैट आई नो कि सब कंफ्यूज्ड है, एंड लॉट ऑफ पीपल अगेन आई नो जो बहुत कुछ फॉलो कर रहे हैं, राइट, एंड वो एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, यू ऑल्सो ट्राई। करेक्ट। सो व्हाट इज हैपनिंग? लोग बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं या जिस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने रील्स में देखा है वो सब अप्लाई कर दे ताकि उनकी लाइफ में किसी चीज से तो फायदा कोई हो, असर करे, कोई कुछ चीज असर रेमेडी करे, हमें हाँ। असर करे। तो अगर वास्तु कंसल्टेंट कुछ बता रहा है तो वो भी फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रो बता रहा है वो भी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बता रहा है तो वो भी कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है। सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो आप जिस भी ऑकल्ट साइंटिस्ट की आपने अगर रील देखी है, एस्ट्रोलॉजर की रील देखी है, न्यूमरोलॉजिस्ट की देखी है, आप उन्हें डीएम कर लो। ओके, जस्ट आस्क देम कि क्या ये रेमेडी जनरलाइज्ड है या कुछ लोगों को नहीं करनी चाहिए, या स्पेसिफिकली मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे ये सूट करेगा या नहीं करेगा। ट्रू, एट टाइम्स। सो अगर बंदा जेन्युइन है तो वो आपको जवाब जरूर देगा। हाँ, हाँ, क्योंकि पर्सनली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी का नुकसान हो। तो अगर कोई बंदा मुझसे जेन्युइन सवाल करता है तो व्यूअर्स नो कि मैं उन्हें प्रॉपर डीएम में जवाब देती हूँ। अच्छा, you take the trouble. Yes. Oh my God. इट इज नॉट पेड, इट इज लाइक ऑफ कोर्स, मतलब मेरे लिए ये कंसर्न जरूरी है कि मेरी कोई रील देखकर बंदा कोई जो कोई व्यूअर है वो रेमेडी अप्लाई कर रहा है तो इट शुड बी क्यूरेटेड फॉर दैट पर्सन। Yes. जैसे कितनी बार मुझे कुछ चीज लोग पूछते हैं कि हम ये करें वो करें। छोटा सा एग्जाम्पल है, आपकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है, आपको ना पैसे की प्रॉब्लम है ना कुछ है, आपकी लव लाइफ में इशू है सपोज। Yes. तो आपको अगर किसी ने बता दिया कि आपको कछुआ यहाँ रखना है नॉर्थ में, तो आपको जब जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों रख रहे हो?
ओके. जब आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर के एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जब सब ठीक चल रहा है ना, तो कुछ भी मत करो. ओके. अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डिस्टर्ब है या चलो कुछ नया एडिशन जब आप अपने घर में कर रहे हो, तब जरूर किसी वास्तु कंसल्टेंट से या किसी से कंफर्म करो कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अदरवाइज जो चल रहा है उससे मतलब चल बस आपने कोई रील देखी या इंस्टाग्राम पे कुछ देखा तो आप उसको मत फॉलो करो, बिना सोचे समझे. बिना सोचे समझे. हाँ. रिसेंट मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है जो मेरे लिए बहुत हॉरिफिक रहा, क्योंकि मैं उसके बाद बीमार हो गई थी, मुझे फीवर आ गया था. आई विजिटेड अ होम एंड जिसमें बिल्कुल यही हुआ होगा कि जो क्लाइंट है वो बहुत परेशान थे. तो उन्होंने अपने घर में एंट्रेंस से लेकर हर कॉर्नर में कुछ टोटका कर रखा था. कहीं लोबान जल रहा है, कहीं दिया जल रहा है, कहीं हल्दी का वो है, कहीं कुछ लाल पोटली लगी हुई है, कोई भी चीज कहीं हैपहजार्ड पड़ी हुई है. मुझे एंटर करते ही सेंस हो गया था कि एनर्जीज आर नॉट ग्रेट. पर्सनली जो वो जिस जगह को एज एन बेडरूम यूज कर रहे थे, मुझे उस जगह की भी एनर्जी, बिकॉज आई चेक द एनर्जी ऑफ द प्रॉपर्टी, तो उस जगह की एनर्जीज भी बहुत नेगेटिव बता रहा था. अच्छा. एंड वहां से आने के बाद, यानी डेफिनेटली मैं वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाई. आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था. आने के बाद विद इन 2.5 hours, जबकि जो रिचुअल रहते हैं, क्लेंजिंग रिचुअल, आई डिड एवरीथिंग विच इज लाइक जैसे कि सॉल्ट स्क्रब होता है. ओके. ये भी एक मिथ है कि हम बोलते हैं कि सॉल्ट वाटर बात कर लो तो हो जाता है, बट नहीं, बेस्ट तरीका होता है सॉल्ट स्क्रब. टेक जो पिंक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, एंड उसको प्रॉपर्ली अपनी बॉडी पे स्क्रब करेंगे. तब अगर हमें लगता है कि हमें किसी की नजर लगी है या हम किसी ऐसी जगह से हैं जो थोड़ा नेगेटिव है, तो हमारी बॉडी, या हम कभी रिलेटिव्स कुछ घर में आ जाते हैं और हमें लगता है कि अरे बाप रे, हमें नजर लग गई है, या उन्हें हमारा घर देख के बड़ा, अरे वाह क्या बढ़िया घर बना रखा है और एवरीथिंग. तो जो नजर वाली चीज है, सॉल्ट स्क्रब से आप बहुत अच्छे से क्लेंस कर सकते हो. और ये बहुत जितने भी एक्सपर्ट ऑकल्ट साइंटिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो ये जरूर करते हैं. स्पेशली अपने घरों में भी करते हैं. घरों में भी करते हैं, जैसे कि कैम्फर को लिट करना या हवन कप्स वगैरह. तो मैंने जितना कर सकती थी अपने आप को क्लेंस करने के लिए, आई डिड एवरीथिंग. देन टू मुझे 2 से 2.5 घंटे में मुझे फीवर आया है, एंड 2 दिन के लिए आई वाज नॉट वेल. सो द एनर्जीज ऑफ द हाउस, यस, वर नॉट वेल, बिकॉज एक साथ बहुत सारी चीजें कर रखी थी. जरूरी है, जरूरी नहीं है, बिना सोचे समझे. आप परेशान हो तो आप सब अप्लाई करते हो. बेस्ट तरीका है कि आप एक कंसल्टेंट हायर करो. वास्तु कंसल्टेंट हायर करो, एस्ट्रोलॉजर हायर करो, जिस पे भी आपको बिलीफ हो, और जो वो कह रहे हैं आप वो करो, उसको फॉलो करो, उसे फॉलो करो. आप बिना सोचे समझे करोगे तो इसकी एनर्जी इसको कट कर रही है, उसकी एनर्जी, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. आप डिस्प्रिन से हेडेक चला जाता है, राइट, बट दैट डजंट मीन्स कि हम ठीक है उसके बाद भी रोज घर जाकर एक डिस्प्रिन खा लें. हम क्यों खाएंगे? हाँ. अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो ही हम क्रॉसिन खाएंगे, डिस्प्रिन खाएंगे. मेडिसिन जब हम बिना सोचे समझे नहीं लेते, तो आपकी घर की एनर्जीज के साथ आप बिना सोचे समझे कैसे खिलवाड़ कर सकते हो? जहां आपने 24 hours you have to spend. Yes. जितना आप लाइट रखोगे, जितना आप उसको डिवाइन रखोगे, आप जिस पे आप रह सको शांति से, आप उस तरह का जो अरेंजमेंट है वो अपने घर में करो. पाठ पूजा करना इज वेरी नेसेसरी, लेकिन उस तरह से करो जिससे कि जो एक मॉडरेट एनर्जी आपके घर में फ्लो हो. ओके. या आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ रेमेडीज सपोज आपके लिए बताइए, आपका चार्ट देखे कि आपको ये करना है, तो वो करो. यस. जैसे हमारे मदर्स या हमारे ग्रैंड मदर्स कहती थी ना कि सारे विंडोज खोलो, एंड हाउस शुड हैव क्रॉस वेंटिलेशन, है ना. So maybe they didn't know what is the reason they are telling us to do it, but I think it is so important because they say कि जो stagnated energy होती है, that also brings in a lot of depression in the house. Yes. आपको fresh air, fresh free flowing air भी चाहिए. एक ये तरीका है, और हम कितनी बार कहते हैं कि फिक्स्ड फर्नीचर ना बनाए. Which is फिक्स्ड फर्नीचर यानी जैसे कि पहले बीच में आपने देखा होगा, आज से 15-20 साल पहले जो फर्नीचर घर में बनता था वो वॉल के तरफ फिक्स कर देते थे. अरेंजमेंट. तो हमें घर के फर्नीचर को भी थोड़ा बहुत मूव करना चाहिए. ओके. जो स्टैग्नेंट एनर्जी है उसको हमें मूव करनी चाहिए. हमारे घर में एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम 15-20 दिन के लिए कितनी बार हम बाहर घूमने जाते हैं. अगर आप जैसे आप अब्रॉड भी में काफी ट्रैवल करते हैं, तो आप अपने घर को 1 महीना बंद करके जाते हैं.
है ना? तो घर बंद करने से पहले घर के हर कॉर्नर में एक कैम्फर क्यूब रख दीजिए, ओके, बिना जलाए, बिना ऐसे लिट रख करे, दीजिए। ठीक है। और जब आप वापस आते हैं, राइट, एक छोटा सा रिचुअल है वो हमेशा करना, घर का दरवाजा खोलते ही घर के एनर्जीज को हाथ जोड़कर नमन करना। ओह वाओ, राइट, आप ईश्वर समझ के कर लीजिए कि मैं वापस आ गई, है ना, धन्यवाद मेरे घर का ध्यान रखने के लिए। तो चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, जब आप सरेंडर कर देते हो तो सब चीज ठीक हो जाती है। ओके, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यस, सो हमेशा घर में एंटर करने से पहले हाथ जोड़कर आप एक बोलते हैं परमिशन ले लो, ओके, सामने वाले को ग्रेटिट्यूड दे दो, जो भी एनर्जी उसको एक ग्रेटिट्यूड दो और परमिशन लेके आप आराम से घर में एंटर करो। तो आपको घर के अंदर आने के बाद वही कर्टन्स खोल दो, हवा आने दो, थोड़ा सा सफाई करो, आपके आते ही घर में जो स्टैग्नेंट एनर्जीज है वो खत्म हो जाएगी। और कई बार ऐसे होता है कि सिर्फ आपको किसी के घर जाके नेगेटिव एनर्जी नहीं लगती है, किसी को मिल के भी जी, कभी कभी आपको लगता है कि आप बड़े अच्छे मूड में गए हैं, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ गए, एंड व्हेन यू मीट समबडी यू फील ड्रेन्ड। सो वी आल्सो कैरी, वी आर आल्सो एनर्जी, राइट? राइट। सो हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर एनर्जी? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, सबसे पहले जो हमारा डिवाइन कनेक्शन होता है, जैसे कि हम अपने ईश्वर से कितना जुड़े हैं, या हमारे जिसे हम पूछते हैं, या जो हमारे इष्ट है, तो हम डेफिनेटली जब मेडिटेट करते हैं, पूजा करते हैं, जो कि हमारे धर्म में बताया गया है, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, उसमें हम अपने आसपास एक शील्ड बनाते हैं। मेडिटेशन का मेन मतलब यही होता है कि पहले तो अपनी एनर्जीज को कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अलाइन करो। ओके, जो भी आपके अंदर अपने स्टेप्स सुने होंगे कि जिसमें कि हम सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं। ग्रैटिट्यूड ऑफर करने के बाद हम अपने जितनी भी चीजें हैं मन से पहले उन लोगों को माफ करते हैं जिनके लिए हमारे अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा होता है। हाँ। तो हर चीज को एक स्टेप वाइज करते हैं, सो दैट पहले हमारा अंदर को बोलते हैं ना, जो वास है वो पहले खाली हो जाए, ताकि जो एनर्जीज हम अब्सॉर्ब करना चाहते हैं वो कर सके। ग्रैटिट्यूड किसी भी बंदे को ग्राउंडेड रखने के लिए बहुत जरूरी है। जी, तो आपको उस तरह से आप अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट करते हो। जब आप किसी ऐसे बंदे से मिलते हो जो कि बहुत नेगेटिव है, दैट मीन्स उसे उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन वो अपने थॉट्स की वजह से, हो सकता है उसकी सराउंडिंग्स की वजह से, उसकी सिचुएशन की वजह से, जिस घर में रह रहा है उस वजह से वो नेगेटिव हो गया। अब वो जब आपसे मिलेगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को अब्सॉर्ब करेगा। जब आपका एक एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होगा, वाइटल एनर्जी लेवल से आपके बॉडी की एनर्जीज, जब पॉजिटिव एनर्जी को आपको लगेगा कि कम हो रही है, तो आप डेफिनेटली अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपका डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा नहीं यार द पर्सन इज ड्रेनिंग मी ऑफ। और वहीं आप जानते हो कि कोई बंदा बहुत परेशान है, लेकिन देन टू जब आप उससे मिलोगे और आप उससे पूछोगे और कैसा चल रहा है, अरे एवरीथिंग इज गुड, वंडरफुल, आपको रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा बंदे का। आप ये बोलोगे कि इतनी परेशानी के बाद भी अगर बंदा अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन कर पा रहा है, तो ये एक्चुअली सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, जैसे सनफ्लावर थ्योरी, यस, जो सनफ्लावर थ्योरी है कि डे में सारे सनफ्लावर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सन, राइट, एंड दे आर टेकिंग एनर्जी, अब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। राइट, एट नाइट जब सन the light, there is no light, sunset ho gaya hai, then the sunflowers turn towards each other, and then they try and give light to each other. I love the sunflower theory. Wonderful, यानी इससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है। So be the sunflower in the other person's life. Exactly. So Neha, how do clients who want to get their Vastu consultation done, कैसे आपको contact करते हैं? Through Instagram DMs? Through DMs, and I have my website. Okay. So through website भी काफी information आती है, Instagram के through आती है, जैसे I'm on like you can Google me. अच्छा, okay. तो Google पे काफी mediums है जिससे आप मुझसे contact कर सकते हैं। You will get my number, business number, and definitely my team will contact you back. तो definitely इस तरह से आप मुझसे consultation ले सकते हो। And जो clients हैं, so do you also filter out clients कि मुझे इनकी करनी है वास्तु कंसल्टेशन देनी है और इनको नहीं देनी है, when you have a personal one-on-one meeting with them, or you take up projects without meeting the client? Take challenges, man. Okay, wonderful. Okay. Like, this is like every client is a challenge. Challenge in sense कि touch wood
अभी तक की जितने क्लाइंटल मेरे पास आए हैं दे वर गुड. Okay. I actually enjoyed working with them. Okay. But then too हर क्लाइंट अलग है, जैसे Is हर ताला different. अलग है, हर ताले की चाबी अलग है. तो वास्तु के प्रिंसिपल्स साइंस जो है वो डेफिनेटली बेस्ड ऑन लॉजिक है, लेकिन देन टू हर क्लाइंट के लिए आपको एक अलग रेमेडी क्यूरेट करनी पड़ती है. Yes, which you do at site when you do site visits. साइट Okay. विजिट्स रहते हैं. आई चेक द एनर्जी ऑफ द प्रॉपर्टी. Okay. आई यूज डिवाइसेस टू चेक एनर्जी अच्छा. एंड उसके बाद आई प्रोवाइड अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन माई एनालिसिस. जो अच्छा. रिपोर्ट रहता है वो ऐसा रहता है कि इट इज काइंड ऑफ जन्म कुंडली, आपके घर की कुंडली हो गई. Okay. उसके अंदर आपके घर के हर कॉर्नर या आपकी प्रॉपर्टी ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, उसके हर कॉर्नर की डिटेल्स है. क्या वास्तु दोष है, कैसे रेमेडी रेक्टिफाई कर सकते हैं. और अगर आप फ्यूचर में यानी आज से 5 से 10 साल बाद भी उसकी रेनोवेशन करते हो तो आपको बस वो रिपोर्ट ओपन करना है Okay. और आपको उस कॉर्नर की डिटेल्स मिल जाएगी. मतलब लाइफ लॉन्ग रेमेडी. लाइफ लॉन्ग रेमेडी. वंस आपने एक बार वो आपने बनवा ली है रिपोर्ट, तो अब आप उसको हमेशा यूज कर सकते हो. तो Okay. कभी एट टाइम्स 25 से 30 पेजेस ऑफ रिपोर्ट रहता है. कुछ केसेस में ये 50 to 60 पेजेस ऑफ रिपोर्ट भी रहती है. 50 to 60 pages. एग्जैक्टली. सो दैट इज समथिंग. एक मेजर बात ये होती है कि मैं पलट नहीं सकती. वंस आई हैव गिवन यू अ रिपोर्ट, दैट इज समथिंग मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि द रेमेडी हैज बीन गिवन बाय मी. ओके. एंड क्लाइंट्स के साथ ऐसे भी होता है कि वो रेमेडी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एंड देन दे गेट बैक टू यू सेइंग कि कोई फर्क तो पड़ा नहीं है, बिकॉज देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, है ना. राइट. एक किस्सा है मैम. एक क्लाइंट का मैंने वास्तु कंसल्टेशन किया था. ओके. एंड प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली में प्रॉब्लम थी एंड वाइफ कुछ करना भी चाहती थी, नया शुरू करना चाहती थी. हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो अपने एंसेस्ट्रल बिजनेस में थे एंड ऑल. एंड मैंने उन्हें यही सारा प्रोसेस उनके घर जाकर एनर्जी चेक किया. देन आई प्रोवाइडेड रिपोर्ट. तो रिपोर्ट में भी मतलब जैसे एक देने के बाद मुझे 1 महीने बाद उनका कॉल आता है एंड शी वाज लाइक, उन्होंने शायद मैसेज किया होगा, बट व्हेन आई एम ट्रैवलिंग मैं सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि मैं ये आपका स्लॉट है, आप मुझे इस समय इसमें आप बात कर लीजिएगा. शी कॉल्ड मी एंड एकदम से वो थोड़ा सा उसमें आ गई थी कि कुछ भी फर्क नहीं आया मैम, आप आकर गए हो, हमारे बीच की प्रॉब्लम्स तो सॉर्ट ही नहीं हो रहा है और ये सारी चीजें ऐसा वैसा. तो मैंने बोला अच्छा एक काम करिए, आप मुझे वीडियो बनाकर भेज दीजिए, आपने जो भी रेमेडीज अप्लाई करी है, जहां जैसा करी, हो सकता है कुछ गलत किया हो या मुझे आपको और गाइडेंस की जरूरत हो तो आई एम देयर. तो बोले नहीं मैम, रेमेडी तो मैंने एक भी नहीं करी है. तो मैंने बोला मैम आप तो वैसी बात कर रहे हो कि डॉक्टर के पास आप गए हो, आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया और आपने बिना मेडिसिन को कंज्यूम करे या खरीदे आप डॉक्टर से बोले मैं तो ठीक ही नहीं हुई. अगर आपने रेमेडीज अप्लाई करने के बाद मुझे ये कॉल किया होता कि नेहा मैम मुझे असर नहीं हो रहा है, तो मैं आपकी मदद कर सकती थी. आप बिना रेमेडी करे मुझसे कंप्लेन कर रहे हो. तो पहली बात तो आज मैंने आपको एंटरटेन कर दिया है, आइंदा मैं इस बात को एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं पंचिंग बैग नहीं हूँ. मैं समझ सकती हूँ आप बुरे दौर से गुजर रहे हो या परेशान हो, पर मैं जिस चीज से आपकी मदद कर सकती थी वो मैंने कर दी. ट्रू. राइट. पर मैं आपका पंचिंग बैग नहीं हूँ. मैं काउंसलर हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे अच्छे से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, मैं सुनने को भी तैयार हूँ. मतलब आई एम ऑलवेज देयर. बट आप मुझे बिना रेमेडीज अप्लाई करे ब्लेम नहीं कर सकते. देन शी जस्ट थोड़ा मेल्ट डाउन हुई एंड शी सेड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, थोड़ा लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया. फिर मैंने उन्हें थोड़ा सा कंसोल किया और समझाया कि आप एक काम करिए, ये रेमेडीज अप्लाई करें और मुझे 1 हफ्ते बाद बताइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो ऐसे किस्से होते रहते हैं. और कोई ऐसे भी है जो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इन चीजों में बिलीव नहीं करते. जी ठीक है, कोई करता है कोई नहीं करता, पर किसी ने आपको चैलेंज भी करा है कि ये करने से क्या हो जाता है, मैं नहीं बिलीव करता. कुछ ऐसा भी कोई हाँ जी क्लाइंट आपको मिला? जब भी किसी कंसल्टेशन के लिए जाती हूँ मैम, शुरुआत जो रहती है वो काउंसलिंग से ही होती है. जब तक बंदे का माइंडसेट, जो क्लाइंट है उनका माइंडसेट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि वास्तु की एनर्जीज एक्चुअली वर्क करती है, तब तक मैं क्या दुनिया का और भी कोई बड़े से बड़ा वास्तु कंसल्टेंट भी उन्हें रेमेडीज कन्विंस नहीं कर सकता. नहीं, ना तो कन्विंस कर पाएगा ना मदद कर पाएगा. कितनी बार क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि कहीं से सुनकर आ गए कि नया घर खरीद रहे हैं, जब करोड़ों रुपए लगा रहे हैं तो थोड़ा वास्तु भी करवा लेते हैं. तो बात करते करते बोलते हैं मैम मोटा मोटा बता दो कि क्या चेंजेस करना है, बाकी तो हम इतना बहुत ज्यादा बिलीव करते नहीं है, बट आजकल सब वास्तु कर रहे हैं
तो जो भी मोटा मोटा आपको लगता है कि जो ठीक है वो बता दो, तो मुझे समझाना मुश्किल हो जाता है कि सर ऐसा नहीं होता। मोटा मोटा क्या होता है कि बता दो, वास्तु का एक लॉजिक है, ये कंसल्टेशन है, ये कंसल्टेशन फी है, आप इतना करो, मैं आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड करूंगी, प्रॉपरली आपको उसको समझा दूंगी, और उसके बाद फिर आपको जितना उसमें से मोटा मोटा अप्लाई करना है आप कर देना। मेरा काम आपको पूरी इंफॉर्मेशन देना है, वो मैं करूंगी। Okay. So, Neha, your work must be demanding a lot of your time. You travel a lot. You go to different cities to give consultation to clients. So, personal life or professional life के balance की बात करते हैं. For a working woman, you are working, I am working for years and years. Right. Okay. So, इसमें हमेशा कहते हैं कि दोनों equal importance देनी चाहिए. Husband को भी he should come forward and participate, and wife should also. और एक गाड़ी तभी चलती है जब दोनों तरफ बैलेंस हो. So what do you feel about it? डेफिनेटली मैम, क्योंकि सपोर्ट तो अगर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही एक कामयाब औरत के पीछे भी एक आदमी के सपोर्ट की जरूरत है। और वो आदमी उसे ढंग से सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्ट्रगल उस फीमेल का अकेले है कि वो घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, जॉब भी संभाल रही है, तो वो अकेले स्ट्रगल कर रही है या दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हैं। अगर ये जानना चाहते हो तो आप उनके घर कभी चाय पे चले जाइए। अगर हस्बैंड सोफे पे बैठा है और वाइफ से कहता है पानी ला दो, और वो पानी लेकर आते उसके बाद बोलता है कि अरे चाय बना दो या पकौड़ियाँ तल दो, तो आप समझ लो कि वो फीमेल ही है जो अकेली स्ट्रगल कर रही है, फॉर श्योर। और अगर आपको उसका उल्टा सीन दिखता है कि वो पानी लेकर आ रही है, फिर वो कह रही है अरे तुम बैठो, मैं जरा चाय की व्यवस्था करके आता हूँ, या मैं देखता हूँ, या उसके साथ में प्लेट्स लगा रहा है, सर्व कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो आपको नॉर्मल जेस्चर से ही समझ में आ जाता है कि नहीं, इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। सो डेफिनेटली एक फीमेल आगे तब बढ़ सकती है जब उसको फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, स्पेशली उसके लाइफ पार्टनर की तरफ से, तो ये तो मैटर करता है। अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो डेफिनेटली लाइफ पार्टनर का सपोर्ट है, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग है दैट इफ माय वर्क इज इम्पोर्टेंट, तुम्हारा भी काम जरूरी है, कोई इंफीरियर नहीं है, इक्वल है दोनों। हाँ, अगर हम दोनों की अर्निंग सेम है तो हमारे एफर्ट भी सेम है। अगर वो सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो मैं भी सुबह 6 बजे उठ रही हूँ। अगर मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे तक काम कर रही हूँ तो वो भी कर रहे हैं। मुझे भी समझने की जरूरत है, उन्हें भी समझने की जरूरत है। तो ये सारा गेम अंडरस्टैंडिंग का ही है। आज मैंने मॉर्निंग में एक बहुत खूबसूरत इंस्टा रील देखी एंड बड़ा डीपली टच कर गया। एक फीमेल है, उनके बच्चे उन्हें हेल्प कर रहे हैं और उनकी मदर आती हैं और बोलती है अरे वाह आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मम्मी की हेल्प कर रहे हो। और जहाँ उनके मुंह से हेल्प वर्ड आता है तो जो फीमेल है वो एकदम से अलर्ट हो जाती हैं और वो धीरे से प्यार से उनसे कह के उनको बोलती मम्मा चलो मुझे आपसे काम है, करके उन्हें बेडरूम में ले जाती है। और बोली मम्मा आप क्या बोल रहे थे? बोली मैं तो खुशी हो रही थी, तुम तो आजकल नए जमाने की फीमेल हो, हमें तो समझ ही नहीं आता हम तुम्हारे सामने क्या बोले क्या नहीं बोले, तुम तो हर बात पे नाराज हो जाते हो। मैं क्या बोल रही थी, मैं ये कह रही थी ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि बच्चे मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। तो बोले मम्मा वो हेल्प वर्ड ही गलत है। ये घर सबका है तो काम भी सबका है। जब आप वर्ड हेल्प बोलते हो तो आप अपने आप ये पूरी जिम्मेदारी माँ पे डाल देते हो कि ये घर तुम्हारा है, तुम्हें ही काम करना है, ये काम करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, बाकी लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पर जिनका घर है वो काम करेंगे तो उनको हेल्प नहीं बोलते, वो तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स है जो आप पूरी कर रहे हो। तो हेल्प वर्ड को जो है हमारी फैमिली से हमें हटा देना चाहिए। बच्चों की इनिशियल अपब्रिंगिंग से उन्हें समझाना चाहिए ये घर सबका है, तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम भी सबका है और बराबर करना है। So you are the first business woman in your family? Yes ma'am. First daughter of my family who's doing business. Okay. First daughter-in-law in my family who's doing business. Okay. So मैं वो बेटी हूँ और वो बहू हूँ जो business जो फैमिली की पहली बिजनेस वुमन हो। So how is the support at home? सपोर्ट मैम लेना पड़ता है। देखिए हर किसी के फैमिली का एक अलग जोन है। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो माय फादर एंड माय मदर वर माय पिलर्स। इनफैक्ट माय सिबलिंग्स वर आल्सो माय पिलर्स। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आई हैड अ वेरी बैड मैरिज, फर्स्ट मैरिज,
So I faced lots of things in my life and अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ तो मैंने लाइफ में 2 से 3 बार जीरो से रीस्टार्ट किया एंड तीनों बार मैंने इसी लेवल पे जिस लेवल पे आज हूँ मैंने खुद आया बिकॉज ऑफ कोर्स आपको तरीका पता होना चाहिए आप मुकाम तो अपने आप हासिल कर लेते हो तो मैं तरीके पे बिलीव करती हूँ एंड मेरे पेरेंट्स और मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स रहे हैं सपोर्ट रहे तो डेफिनेटली मुझे वो फ्रीडम था मुझे कभी जैसे मैंने सिंगल मदर वाली लाइफ भी बहुत समय तक जी है एंड आई हैव अ लवली डॉटर एंड नाउ वी हैव 2 daughters बिकॉज अभी रिसेंटली 7 साल पहले आई गॉट मैरिड अगेन एंड डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा आई एम द फर्स्ट बिजनेस वुमन ऑफ द हाँ मतलब बहू भी पहली हूँ जो बिजनेस कर रही हूँ हाँ थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में वो लगता है क्योंकि क्या होता है कि हर इंसान का अपने काम को लेकर पैशन अलग होता है ना आपने देखा नहीं देखा जब तक किसी फीमेल को आपने इस लेवल का बिजनेस करते हुए ना देखा हो तब तक उसके स्ट्रगल और उसकी फील को आप नहीं समझ सकते बस समय लगता है ग्रेजुअली सब समझ जाते हैं कि हाँ ये इसका पैशन है और अपने पैशन के लिए पागल है तो वो जो करना चाहती है वो करेगी एंड मैं बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हूँ सबकी लाइफ में जिसको देखकर ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो पागल है ये पैशनेट है लेट्स यूज द वर्ड पैशनेट एंड अब नाउ एवरीवन हैज मेड पीस विद इट कि हाँ डेफिनेटली एंड दे आर हैप्पी इन फैक्ट I lost my father in 21 but I'm sure अगर वो आज होते तो वो सबसे ज्यादा खुश प्राउड होते हैं सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं सबसे ज्यादा खुश होते हैं और शायद मेरा सबसे ज्यादा प्रमोशन अगर कोई कर रहा होता तो वो मेरे फादर होते हैं What a wonderful support parents are, right? I really miss him a lot. Yes, I also miss my mother a lot. Yeah. So we can really relate to each other. So अब जो मदर हैं हम उनको ऐसे संभाल के रखते हैं मतलब शायद हम जब सिबलिंग्स बात करते हैं तो ये कि शायद फादर के जाने के बाद हम आज तक 6 years में हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए तो मदर का ऐसा है कि हमें ऐसा लगता है कि इनके बिना तो हम शायद जी नहीं पाएंगे सो दैट इज समथिंग हम उनका डबल ध्यान रखते हैं जितनी बार दिन में उनको आई लव यू कह सकते हैं या प्यार कर सकते हैं वी आर जस्ट यस एंड आई ऑलवेज टेल कि जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं प्लीज एक्सप्रेस yourself and let them know that you love them and how important they are for you because once they leave you would just want to say so many things so say it while they are there it's very important so Neha वास्तु में mirrors का plants का crystals का क्या importance है हर चीज का अपना स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है प्लांट्स जो है वो डेफिनेटली जो नेचुरल फिनोमेना है साइंटिफिक ऑक्सीजन देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट वाइटल थिंग जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है तो प्लांट्स को आप कहीं नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर हम इंटीरियर से बात करें तो प्लांट्स एड लाइफ टू एन इंटीरियर बट प्लांट्स में भी हमें सिलेक्टेड होना जरूरी है कि जो घर के अंदर ऑक्सीजन देने वाले प्लांट्स होते हैं वो मेजरली लगाने चाहिए अब यहाँ बात अगर वास्तु की करें कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस को बोलते हैं यहाँ प्लांट मत रखो वहाँ प्लांट मत रखो अगर आप अर्थ को देखोगे तो चारों तरफ प्लांट्स है ऑफ कोर्स राइट तो प्लांट को अगर आप कहते हो कि प्लांट नेगेटिव है प्लांट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता इट्स जस्ट दैट कि आपको उस जोन में पानी नहीं चाहिए और प्लांट्स को जो है पानी की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए सारी चीजों की टू सर्वाइव प्लांट्स वाटर तो अगर आप वहां पे पानी डालोगे तो थोड़े समय के लिए उस जगह पे पानी रहेगा सपोज मुझे साउथ वेस्ट पे पानी नहीं चाहिए साउथ ईस्ट पे पानी नहीं चाहिए पर मैं वहां पर ऐसे प्लांट्स रख सकती हूँ जो कम पानी में भी सर्वाइव करें जिन्हें कम पानी के रिक्वायरमेंट राइट जैसे सपोज करो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट लो होना चाहिए साउथ वेस्ट हाई होना चाहिए तो मैं साउथ वेस्ट में श्रब्स नहीं लगाऊंगी मैं वहां पे ट्रीज प्लांट करूंगी ओके जहाँ पर बड़े लंबे ट्री हो ताकि उसका जो मेरे घर का प्लॉट की जो एनर्जी है वो मेंटेन रहे तो प्लांट्स आर वेरी नेसेसरी प्लांट्स को हम कभी भी इंटीरियर में या वास्तु में अवॉइड नहीं करते हैं जो रेमेडीज जो मैं आपको रिपोर्ट भी प्रोवाइड करती हूँ उसके लास्ट के 4 पेजेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्लांट्स के होते हैं आपको कौन से डायरेक्शन में कौन सा प्लांट रखना चाहिए क्या कलर फेवरेबल है स्पेसिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स में इस पे रहते हैं कि आप ये आप वहां पर रख सकते हो इफ यू टॉक अबाउट क्रिस्टल्स अभी आपने बहुत सुना होगा
पायरेट्स के एंकलेट है, पायरेट के पेंट हाँ, इट्स ऑल ओवर Right? इंस्टाग्राम. हाँ, एग्जैक्टली। एंड क्रिस्टल्स अपने अपने एक साइंस है। yes. क्रिस्टल्स, हर क्रिस्टल का अपना इंपॉर्टेंस है। विल नॉट गेट इनटू दैट डीपली, बट देन टू हम छोटा मोटा तो ये जानते हैं कि क्रिस्टल्स को एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से और use करा हर जाता है। क्रिस्टल हर एक को सूट भी नहीं करता है. आपने नीलम पहना हुआ है, Yes. आपने पन्ना पहना हुआ है, मैंने नीलम पहना हुआ है, पन्ना पहना हुआ है, डायमंड है, मूंगा है, ये भी स्टोन्स है, क्रिस्टल्स है। अब पायराइट हो गया, रोज क्वार्ट्ज हो गया, इन सबका पर्सनल एक पर्टिकुलर काम है। आप बोलो कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप पायराइट पहन लो, हाँ. आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये कौन बताएगा? Also, I have seen pyrite के anklets. जी, आप anklets पहन लो, आप bracelets पहन लो. See, it's become like a business. एग्जैक्टली। But for the viewers, please be rest. मतलब please be careful राइट, कि आपको किसी से कंसल्ट कर कर ही आप ये पहनो, because Exactly. it's not कि if अगर आपको सूट कर रहा है जी। तो किसी और को सूट करेगा. Not Even necessary. आपकी सिस्टर को सूट कर रहा है doesn't mean कि आपको भी सूट करेगा. You are बिल्कुल नहीं two करेगा। different people. You're two मैम individuals. सिंपली हम जो ऋतु जी हम लोग के स्टोर पहनते हैं, हम्म. आप खुद बताइए आपको जो ये जो पन्ना है वो सूट कर रहा है या नीलम सूट कर रहा है, क्या उठाकर आप किसी को भी दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं. It's only after thorough consultation with Yes. somebody that you बहुत decide to सोच wear. समझ के we Yes. have to do that. Yes. तो ऐसे ही पायराइट्स के लिए भी है, ऐसे किसी भी स्टोन के लिए है। हम्म. अगर मैं ट्रीटमेंट के लिए भी घर के ही अगर आपको वास्तु कंसल्टेशन में कुछ रेमेडीज के हिसाब से स्टोन्स बताती हूँ या क्रिस्टल्स बताती हूँ, तो वो उस पर्टिकुलर डायलेशन के क्योर के लिए है। Okay. जब मैं बता रही हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कि हाँ करो, आई एम देयर, मैं कह रही हूँ। मैं कह रही लेकिन आप आजकल सुन लिया, रील में, कहीं पर सुन Instagram लिया में, हमने. हाँ. सो आजकल आप किसी भी शॉप में जाओ, आप सडनली एक इतना बड़ा पायराइट स्टोन देखते हो बिल्कुल काउंटर पे पड़ा हुआ. एंड आई सी इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर. बिकॉज देखो, जो वो रील्स देख रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, सब कुछ आपका एल्गोरिदम जी। इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि आपको वो ही दिख रहा है. वही दिख रहा है। या आप पायराइट की पेंटिंग है, आपके घर में वो प्रॉब्लम the seven horses pyrite painting, which is सेवन everywhere. हॉर्सेस, ओ माय गॉड, 7 हॉर्सेस को लोगों ने इतना बड़ा हवा बना रखा है एंड बिना जाने आप कोई भी कलर के बैकग्राउंड वाले 7 हॉर्सेस जो है आप कहीं भी लगा रहे हैं. साउथ में लगा दो 7 हॉर्सेस, आप वेस्ट में लगा दो, नॉर्थ में लगा दो, ईस्ट में लगा दो. यू नीड टू अंडरस्टैंड, हॉर्सेस एक स्पीड, एक वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं. हॉर्सेस मतलब उस डायरेक्शन की एनर्जीज को उन्होंने बढ़ा दिया. Okay. ठीक है, उस जगह की एनर्जीज को उसने इंक्रीज कर दिया. तो आप सोच समझ के लगाओ, आप साउथ में लगा रहे हो. तो किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए? सबसे अच्छी दिशा जो होती है वो होती है ईस्ट, ओके. जिसमें बैकग्राउंड जो होता है हॉर्सेस का, हॉर्सेस वाइट हो तो प्रेफरेबल है, उसके साथ बैकग्राउंड येलो होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए या फिर लाइट ऑरेंज. और अगर आपको कोई ऐसा आर्टिफैक्ट मिल जाए कॉपर का जिसमें कि पीछे सूर्य बना हुआ है, उसमें से आते हुए 7 घोड़े हैं, तो उससे ज्यादा खूबसूरत तो कुछ नहीं हो सकता. ओके. एग्जैक्टली ईस्ट पे लगा. अच्छा, जहाँ पे आपका ईस्ट है. हाँ. ओके. सो ईस्ट वॉल फेसिंग वेस्ट. ईस्ट वॉल फेसिंग वेस्ट. एक तो ये जब आप अपने डायरेक्शंस चेक करते हो, जी. यू हैव टू स्टैंड इन द ब्रह्मस्थान, द सेंटर ऑफ द हाउस. राइट. किसी भी प्रॉपर्टी का एक्चुअल फेसिंग है, डायरेक्शन है, रूम्स का बेसमेंट है, वो सिर्फ ब्रह्मस्थान से ही पता चलता है. द सेंटर ऑफ द हाउस. जी. और उसमें भी ये होता है कि मोबाइल को या कंपास को हाथ में लेके कभी नहीं करना, हमेशा उसे सेंटर में फ्लोर पे रख दीजिए. अच्छा. फ्लोर पे रखने से जो कैलिब्रेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आता है, सीधा आता है. हाथ कभी टिल्ट हो सकता है किसी एंगल में, तो वो उससे फर्क पड़ जाता है. तो इसी भी कभी भी किसी भी घर का फेसिंग है, जैसे कितनी बार क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि हम दरवाजे पे खड़े होकर चेक कर रहे हैं तो नॉर्थ फेसिंग है. आपको घर की एंट्री पे खड़े होकर नहीं चेक करना है. और वही समय है जब आपको पता हो जाना चाहिए कि आपको वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है, क्योंकि गाइडेंस नहीं है कि कहाँ कैसे खड़े होकर डायरेक्शन चेक करना. घर के सेंटर से डायरेक्शन चेक की जाती है और आपके घर का फेसिंग, मेन डोर का जो प्लेसमेंट है, जैसे कि आप 8 डायरेक्शंस के बारे में जानते हो, 4 मेन डायरेक्शंस और 4 जंक्शंस. लेकिन जब हम काम करते हैं तो हम काम करते हैं डिग्रीज पे, जैसे कि हम पद बोलते हैं. हर दिशा को 8 पद में डिवाइड किया हुआ है. नॉर्थ जो है वो 8 पद में डिवाइडेड है, ईस्ट 8 पद में डिवाइडेड है, साउथ 8 पद में डिवाइडेड है, वेस्ट है. तो ऐसे ही आपका दरवाजा कौन से पद में आ रहा है. नॉर्थ में कुछ पद अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं. ईस्ट में कुछ पद अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं. हमको लगता है नॉर्थ फेसिंग घर है, ईस्ट फेसिंग घर है, तो सब हमारी सब कुछ है, जो कि मुझे लगता है वास्तु में सबसे बड़ा मिथ भी है. एग्जैक्टली.
यूएस। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि नॉर्थ फेसिंग हाउस है कि इसका वास्तु अच्छा ही होगा, या ईस्ट फेसिंग हाउस है तो इसका वास्तु अच्छा ही होगा, नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है। साउथ और वेस्ट के कुछ पद इतने ऑस्पिशियस हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के पद भी एक तरफ रह जाएंगे और वो आपको इतना फायदा, इतना आपको बेनिफिट देके जाएंगे। बहुत सारे लोग जो इन पदों के बारे में जानते हैं वो स्पेसिफिकली कोशिश करते हैं कि अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का दरवाजा पर्टिकुलर इसी पद में है। अच्छा, जो साउथ और वेस्ट हाँ जी। तो आपका एक सबसे बड़ा मिथ खत्म हो गया कि जरूरी नहीं है कि वीवर क्लाइंट को तो साउथ फेसिंग प्लॉट है, ले या नहीं ले। अब साउथ फेसिंग प्लॉट में मैं उनसे पूछती हूँ कि साउथ से ईस्ट की तरफ में आपका एंट्री आ रहा है या साउथ से वेस्ट की तरफ आ रहा है। हाँ, स्पेसिफाई कर दो, मैं बता देती हूँ। बिना समझे मैं आपको मना नहीं करूंगी कि साउथ फेसिंग प्लॉट आप मत खरीदो। और अगर आपके एस्ट्रोलजर ने आपसे कह दिया है कि साउथ फेसिंग आपके लिए ठीक है, आराम से परचेज करो। ओके, पर वैसे मैंने जितने भी लोगों से सुना है, मैंने उनको डरते हुए ही देखा है कि साउथ फेसिंग नहीं, हमें साउथ फेसिंग नहीं चाहिए, हमें नॉर्थ फेसिंग चाहिए। नॉर्थ फेसिंग का एक सबसे छोटा जो बेनिफिट है, आपके अगर इनऑस्पिशियस पद भी है तो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकती हूँ। अच्छा, रेमेडीज कर सकती हूँ। साउथ और वेस्ट के कुछ पद ऐसे हैं जो बहुत ओमियस माने जाते हैं। ओके, मतलब जिसका रेक्टिफिकेशन बहुत मुश्किल। तो फिर उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस करने पड़ते हैं। Okay. सपोज करो 1 से 10 की स्केल पे अगर मैं किसी घर को डिजाइन कर रही हूँ तो उसके अंदर मुझे कोशिश करना पड़ेगा कि इस एक दोष को बैलेंस करने के लिए बाकी पूरे घर के हर रूम का, हर टॉयलेट का, किचन का जो प्लेसमेंट है वो सही हो। इनफैक्ट किचन में सिंक का प्लेसमेंट, कलर कॉम्बिनेशन एंड बहुत सारी चीजें जिन भी हमें ध्यान देना जरूरी है। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो कमिंग टू कलर कॉम्बिनेशन, ऐसे कौन से कलर्स हैं जिनसे हमें थोड़ा सा परहेज करना चाहिए? ब्लैक एंड रेड। परहेज नहीं बोलूंगी मैं, कहूंगी इन्हें बहुत सोच समझ मिनिमल, इनको मिनिमल यूज करना चाहिए। मिनिमल यूज करे या वहां यूज करे जहां इनकी इंपॉर्टेंस होगी, जहां ये आपको फायदा दे सके। अगर आप ब्लैक एंड रेड पसंद करते हैं, डेफिनेट सी बात है बहुत खूबसूरत इंटीरियर आएगा एंड एवरीथिंग, लेकिन पूरा ब्लैक, पूरा रेड या वाइन कलर नहीं। मैं कहूंगी कि ये कुछ दिशाएं ऐसी हैं जहां पर ये कलर वर्जित है। ओके, तो उन दिशाओं में अगर आप ये कलर करते हो तो इनकी रेमेडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ब्लैक मतलब किसी ने ब्लैक वॉलपेपर लगा दिया या ब्लैक कर्टन्स कर दिए या ब्लैक टीवी पैनल कर दिया। अच्छा, टीवी पैनल ब्लैक कर दिया, पर फर्नीचर इज ओके विच इज मूवेबल। फर्नीचर इज ओके ओनली इफ इट इज अलाउड इन दैट डायरेक्शन। ओके, ब्लैक सोफा, ब्लैक फर्नीचर आप हर जगह नहीं रख सकते। जैसे हम साउथ में स्पेसिफिकली मना करते हैं ब्लैक, ग्रे, ब्लू ना यूज करें। बहुत ऐसा एक किस्सा है कि कुछ सालों पहले मैंने एक क्लाइंट का घर विजिट किया, उनके साउथ वेस्ट में एक बेहद खूबसूरत ब्लू कलर का वर्क आगे करवाया। एंड ट्रस्ट मी, उससे पहले मैंने वैसा इंटीरियर का पैनल कहीं नहीं देखा। इट वाज वंडरफुल थिंग। बट साउथ वेस्ट में ब्लू कलर का पैनल उनकी स्टेबिलिटी को पूरा हार्म कर रहा था। तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए उन्होंने से कुछ पैनल पे लगाए होंगे। डाटा नहीं समझ में आ गया था देख के। बट क्लाइंट इतने परेशान हो गए थे कि दे वर लाइक, मैम अगर आप मुझे कहोगे मैं इसको उखाड़ कर फेंकूंगा, बिकॉज उनको उसका इफेक्ट आ रहा था, नुकसान हो रहा था। ब्लू इज द कलर ऑफ वाटर, पानी की दिशा है, और साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ की दिशा है। पानी अगर हम लोग अर्थ की दिशा में यानी जमीन की दिशा में रखेंगे तो सॉइल इरोजन होगा, वो आपकी स्टेबिलिटी को बहा कर ले जाएगा हमने साथ में। तो टू मच ऑफ ब्लू, ब्लैक, ग्रे इज नॉट गुड इन साउथ। तो हम उसे वहां पे रखना अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वहां पे ये 3 कलर्स ना हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप वहां पे ब्लैक पैनल लगा देते हो, ब्लैक सोफा रख देते हो या कुछ ब्लैक इंटीरियर कर देते हो, पर जैसे लड़कों को बड़ा शौक होता है उनके रूम में ब्लैक एंड ब्लू हो, पर वो हर जगह नहीं चलता। ओके, उस जगह पे वहां के स्पेसिफिक जो कलर्स है वो हमें रखना जरूरी है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नॉर्थ साइड में देयर हैज टू बी अ वाटर बॉडी, राइट? सो दैट इज द राइट थिंग टू डू। वो भी सोच समझ के रखना चाहिए। ओके, वाटर बॉडी अगर आपका एंट्रेंस नॉर्थ में है, बालकनी है या आपका ड्राइंग एरिया है, लिविंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, आप रख सकते हैं। और अगर आपका बेडरूम नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में, बेडरूम के अंदर कभी भी वाटर बॉडी स्पेशली एक्वेरियम्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक्वेरियम्स जो होता है वो आपकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उस जगह पर वो मूवमेंट जो है वो आपके लिए ठीक नहीं होती, आप रेस्ट नहीं कर पाते। हार्ट पेशेंट्स को सजेस्ट किया जाता है कि आपके घर में एक्वेरियम्स आप रखें,
क्योंकि एक्वेरियम में जो मूविंग फिश जो रहती है उसको नोटिस करने से आपको अपने जो हैबिट है उसमें फर्क दिखता है, वो मूवमेंट को शो करती है। हाँ हाँ फिशेस आप कभी भी एक जगह पे बहुत Stagnant, पे हाँ, नहीं नहीं रहती रहती है, हाँ। और बेडरूम का एक पर्पस होता है, आप वहाँ पे आराम के दे सकते हो। आप जब आप सोने जाते हो तब आप उस जगह पे रेस्ट करते हो, आप दिन भर की थकान को उतार दे जाते हो, आपके दिमाग को शांति चाहिए। अब उस जगह पे आप एक्वेरियम में होगे, आप कभी भी दिमाग को शांति, हम तो कलर्स इतने सोच समझ के बेडरूम ये सिलेक्ट करता है, सोलर कोई भी कलर ऐसा ना हो जो कि हमारे माइंड को वीक रखे, तो इसीलिए हम बेडरूम में कभी भी पानी प्रेफर नहीं करते या जो एक्वेरियम से स्पेसिफिकली वो नहीं ना। So the safest color to have in your bedroom would be off-white, cream, which is जितना a very light हो। जितना light हो, which brings in a lot of positive energy. जितनी शांति की जरूरत। जितनी शांति की जरूरत है, हाँ। So वैसे it's very nice and subtle to have beige, green, off-white, something like what we have Pastel here. colors, Pastel colors. very beautiful pastel colors there. Okay. So in any case आपको डायरेक्शन वाइज कलर गाइडेंस गूगल पे भी अवेलेबल है। अच्छा। अगर एक्चुअली गूगल यूज करना है या इंस्टाग्राम यूज करना है तो आप इस तरह से यूज करें। हाँ, rather than हाँ, अगर आप इधर उधर की टोटके और ये सारी चीजें समझने की बजाय ये समझने की कोशिश करो कि किस डायरेक्शन का कौन सा कलर है और मैं उस कहाँ यूज करना है। So coming to social media, digital media, it's become very interesting now. मतलब जिस तरीके के कपड़े, जिस तरीके का अटायर पहन के लुक क्रिएट करके people come forward and they market themselves. Some may be very good also, I'm not questioning that. But बड़ी बड़ी बिंदियां लगा के, खूब सारी ज्वेलरी पहन के, men wear embroidered कुर्ताज, एक बड़ा सा तिलक लगा के, रुद्राक्ष की माला, because I think हमारी perceived value ऐसी है कि जिसने जो ऐसा तैयार हुआ है उसको बड़ी knowledge होगी। बिल्कुल बिल्कुल। So we are seeing a lot that's happening. Yeah. एक डॉक्टर अगर व्हाइट कोट पहने बिना सिर्फ टी शर्ट और लोअर में आ जाएगा कि वो से सीरियस नहीं लगे। True. हाँ, अगर आप एक वकील को ऐसे किसी एयर में कोट पे घूमता हुआ देखोगे तो उसको देखोगे ये क्या कोट केस इसको पता नहीं अपना काम आता भी है या नहीं आना। सो आपका अटायर डेफिनेटली आपके प्रोफेशन से जुड़ी आपकी सीरियसनेस को दिखाता है, बट हाँ कुछ केसेस में ओवरडू भी हो रही है चीजें। आई थिंक सो जी, अगर उस चीज को सडल भी रख सकते हो, एक प्रोफेशनल नॉर्मल प्रोफेशनल अटायर भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस्ड बंदा दिखाने हुए यहाँ पे होता है। बट इसमें आप बिकॉज आई थिंक पीपल गेट कैरिड अवे, लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। हाँ। आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ। वो उस अटायर में देख के ही उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। कि बट ऐसा जरूरी नहीं है। आई वुड लाइक टू ऐड, किसी बंदे का एक्सपीरियंस जो है वो उसके बात करने के तरीके से या उसके चेहरे से आपको समझ में आ जाता है। अटायर सारी चीजें नहीं कहती, लेकिन हाँ थोड़ा तो मैटर करती है। दोनों तो मैटर करती है एंड दे कम आउट विद सच वेग रेमेडीज कि कभी कभी आपको हंसी आती है कि हाउ आर पीपल इवन फॉलोइंग दैट। इट्स बिकम लाइक अ बिजनेस। राइट ना, डर का बिजनेस बना रखा है टोटली। एंड ट्रस्ट मी, जब साइंस है लॉजिक है तो रेमेडीज भी है। कायदे से इस टॉपिक पे डर वाला मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को ना डराए। अगर मैं उसको क्योर कर सकती हूँ तो लेट मी हेल्प यू विद दैट, मैं क्योर करूँ। तो इस पे से इस चीज को लेके डरने की जरूरत है। कितने लोग कहते हैं, एक बहुत बड़ी आपने चीज सुनी होगी कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो आपके घर में कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है ही, आपके घर में किसी न किसी को कैंसर हो जाएगा। ऐसा कह के रील्स बना दी है, विलियंस में रील जा रही है, लोग हट रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अरे घर के फोन आता है कि मैम हमारी घर के नॉर्थ ईस्ट में है, आप क्या करेंगे। ये सबसे बड़ा मिथ है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो सबसे पहले तो वो आपके घर में एंटर करने वाली वाइटल एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा है। ओके, और हेल्थ की जो दिशा है वो मेजरली साउथ ईस्ट है, जहां पर अगर प्रॉब्लम है, पानी है, कुछ है, तो आपके घर में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। एक मेरी केस स्टडी कहती है, मतलब मैंने 2-3 घरों में चेक किया कि जिसके घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है या वाटर बॉडी है और साउथ वेस्ट में एक्सटेंशन है, मतलब जो नॉर्मल घर है उससे एक पार्ट जो है साउथ वेस्ट में बाहर निकला हुआ है। एंड जो स्पेसिफिक जिन क्लैब की बात करें उनकी साउथ वेस्ट में टॉयलेट था। तो अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो बीमारी जनरेट करेगा और साउथ वेस्ट का एक्सटेंशन इन टॉयलेट जो है उस बीमारी को उस घर के मालिक पे डाइवर्ट कर देगा। तो जो एक्सपीरियंस वो ये था कि जो उनकी मदर थी वो डेथ बेड पे थी
और मैंने जब उनसे ये बात कही तो उनका मतलब कहना था कि मैम वी लॉस्ट आवर फादर, सेम सिचुएशन, सेम बीमारी, एक साल पहले। मतलब एक साल में पहले जब फादर को यूज किया स्टमक प्रॉपर्टी मदर के नाम आई, और साल भर में मदर ने भी सेम सिम्टम्स शो करे, एंड शी इज ऑन डेथ बेड। मुझे कन्विंस करना पड़ा कि वास्तु कोई जादू नहीं है, कि अगर आप ये सोचो कि अब मैं आपकी मदर की सिचुएशन को कुछ सुधार सकूं तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं आपके घर की एनर्जीज को अलाइव कर सकता हूँ। तो अगर आप हेल्थ की बात करोगे तो ये हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि वो आपका कैंसर ही हो, बीमारी तो कुछ भी हो सकती है। ट्रू है ना। आप वो जगह उसको जो स्पेसिफिक कैंसर दे के डराया जा रहा है ना, वो दैट इज वेरी रॉन्ग। And this generation and also people of our generation, younger to us, are now moving a lot towards spirituality. अभी हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं where people are only chanting, भजन्स हो रहे हैं, songs beautifully they are chanting. आई रिसेंटली अटेंडेड जिसके अंदर शिव की भक्त जो थे उन्होंने एक छोटी छोटी ढोलक लेकर आते हैं, और जिस तरह का उन्होंने वहाँ पे वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन मैसिव अटेंडेंस होती है, और लोग सिर्फ वहां पे गॉड रिलेटेड एंड ब्यूटिफुल सॉन्ग्स वो चैंट करते हैं. इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल इवनिंग. सो दिस यंगर जनरेशन इज एक्चुअली मूविंग बैक टू स्पिरिचुअलिटी. करेक्ट. बड़ा बुरा लगता है जब कुछ जेंजीज या कुछ यंग बच्चे जो हैं वो अपने ही धर्म के बारे में बुरा बोलते हैं. कभी राम को बुरा बोलते हैं, कभी हनुमान को बुरा बोलते हैं, कभी शिव के लिए कुछ बोलते हैं. कुछ बड़े लोगों को भी मैंने कुछ तो भी हरकतें करते हुए सुना, तो बड़ा बुरा लगता है. तो सनातन इज एन एशियन साइंस. आज भी अगर हम देखें तो जिन थ्योरिक्स के पीछे साइंस के जो वेस्ट में से हम लोग देख रहे हैं, या क्वांटम फिजिक्स की बात कर ले या साउंड ऑफ यूनिवर्स की बात करें, ये सारी चीजें डिस्टेंस ऑफ साउंड जो है वो हमारे हनुमान सारे उसमें है निकला हुआ है. एंड अगर हम बाकी थ्योरीज की बात करें तो ये हमारे जो ग्रंथ है उसका एक छोटा सा हिस्सा है. हमारे जो ग्रंथ है, इतने सारे स्क्रिप्चर्स जो है वो रिसर्च पे बेस्ड है. हमने कोई स्टोरी नहीं गढ़ी. मुझे एक बड़ा बुरा लगता है कि हम बच्चों को कहते हैं कि मंदिर चलो या पाठ पूजा करो, तो बड़ा हमको ऐसा फील होता है क्या आउटडेटेड चीजें आप हमसे करवा रहे हो. पर अगर वही कोई थेरेपिस्ट उन्हें कह दे कि आपको माइंडफुलनेस की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, ग्रैटिट्यूड ऑफर करो, तो हम क्या कर रहे थे? हम सिर्फ बातें जगाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं. हम कितनी बार ऐसा होता है कि घर में पूजा हो रहा होगा, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो. नहीं, हम ईश्वर को सिर्फ धन्यवाद ही दे रहे होते हैं. आपने जो इतनी अच्छी जिंदगी दी उसके लिए धन्यवाद. इतनी अच्छी फैमिली में हमें जन्म दिया उसके लिए धन्यवाद. इतने अच्छे सपोर्ट हमारे साथ में हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, वाइफ है, उसके लिए धन्यवाद. तो हम ग्रेटिट्यूड ही दे रहे है ना. और जब हम ये कहते हैं कि कर्म देख लेगा, ठीक है ना, मैंने माफ किया, अब उसका जो कर्म उसे देख लेगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली वही जो माइंडफुलनेस का जो एक आपको कॉज एंड इफेक्ट, हाँ, कि आपके साथ जिसने बुरा किया हो उसे माफ कर दो. तो हम तो वो करते आ रहे. लेकिन हम बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन थेरेपिस्ट के पास जाके 5,000 10,000 रुपए देकर वो जरूर करेंगे जो वो कहेंगे. सो ये वही बात है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मिलेनियल पेरेंट्स जो है उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर जो आपकी अपनी अपब्रिंगिंग में आप जब सनातन धर्म को जगह जगह पर उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हो, तब उस बच्चे को संस्कार मिलते हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं. और संस्कार हर धर्म को मानने वाला जो बंदा है वो अपने बच्चे में डालता ही डालता है. तो हम क्यों पीछे हैं? हमारा धर्म तो बहुत रिच है, बहुत प्रोफाउंड है. योगा ऑल ओवर वर्ल्ड किया जा रहा है, माइंडफुलनेस को ऑल ओवर. तो हम दुनिया को दे रहे हैं, वो हम खुद क्यों नहीं कर सकते? पर जब उनको दुनिया दूसरी तरीके से वेस्टर्नाइज और इंटरप्रेट करके दे रही है, कोशिश कर रही है, that is being accepted. Exactly. Yes. But when we are trying to tell them that it's our origin, हमारे यहाँ से निकला है, so then वो ये ना कि अपनी चीज की वर्ड्स नहीं होती ना. संस्कार सिर्फ अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, अपने धर्म को मानना, अपने धर्म की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी लॉजिक को समझाना इस संस्कार. जो हम चैंटिंग करते हैं, ओम का चैंटिंग करते हैं हमारे बच्चों को, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. हमारे मंत्र सिखाते हैं, तो हर मंत्र का अपना एक वाइब्रेशन है.
आपने जैसे बात करी, आपने कभी महामृत्युंजय मंत्र का जो एक साथ जाप होता है, अगर आप कभी सुनोगे तो आपको Goosebumps हो जाते हैं, yes. हनुमान चालीसा का अगर आपने एक साथ जाप सुनोगे तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस उनसे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। True. हमें वो डिवाइन कनेक्शन, हमें वो स्पिरिचुअल कनेक्शन वो देते हैं, और इसीलिए हम सुनते हैं। साउंड थेरेपी के लिए आप जाओगे, आपके आसपास 2-4 घंटियां बजाएंगे, बोल्स बजाएंगे, आपने वो क्लेंजर में हाँ. आप चले जाइए किसी हनुमान मंदिर, जब वहां पे सारे ढोल लगाड़े और घंटियों के साथ हनुमान चालीसा जब चैंट होती है, yes. आप क्लेंजिंग ही कर रहे हो। मंदिर क्यों जाना चाहिए? क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव फेज के साथ गुजर रहे हो और आप मंदिर जाते हो, वहां जाकर अब्सॉर्ब करो, वहां जाके सिर्फ जैसे दर्शन करके भाग के नहीं आना है, वहां बैठो, उस जगह के एनर्जीज को अब्सॉर्ब करो। मैं अभी रिसेंटली शिमला गई थी, जाको टेम्पल मेरा जाना हो, मैं बहुत मानती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत मानते हैं हनुमान जी पे। जाको टेम्पल पे बहुत डिवाइन एनर्जी है, बहुत अमेजिंग एनर्जी है। सो आई पर्सनली फील कि वहां जाकर बैठ जाओ, वहां जाकर उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करो। शक्ति के लिए जा रहे हैं। अगर हम हमारे देवी देवता की बात करें तो माँ लक्ष्मी की बात करते हैं। माँ लक्ष्मी से धन की देगी, वो कहते हैं सही कर्म से किए हुए धन से ही तुम्हें फायदा होगा, ये माँ लक्ष्मी बताती है। अगर हम सरस्वती माँ की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि सिर्फ एजुकेशन नहीं, मतलब आपका नॉलेज नहीं, नॉलेज के साथ क्रिएटिविटी भी आना चाहिए और क्लैरिटी भी होनी चाहिए। अगर दुर्गा माँ की बात करें तो वो ये कहती है गलत का कभी साथ मत करो, गलत को कभी बर्दाश्त मत करो, और उसके खिलाफ कैसे खड़े होना, अकेले कैसे खड़े होना, ये मैं सिखाती हूँ। तो हम उनसे वो अब्सॉर्ब करते हैं। हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी ये बताते हैं कि जो निर्बल है उसकी निस्वार्थ भाव से कैसे रक्षा कर। हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, जहाँ कोई भूत प्रेत होता है तो हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली उनसे प्रोटेक्शन ले रहे हैं, प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, है ना। हम उसके वर्थ है नहीं है, ही इज देयर टू प्रोटेक्ट अस। ओके, तो इट इज देयर। और ये भी बताते हैं कि अपने आराध्य के साथ कैसे जुड़ना। हनुमान इज डिबूटी ऑफ राम, तो वो अपने आराध्य के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। वो स्वर्ग नहीं गए क्योंकि उनको उनका ही कहना था कि अगर वहां पे मेरे राम नहीं है, मैं राम की आराधना नहीं कर सकता, तो मेरा मान नहीं रहा। तो हमारे ईश्वर, हर भगवान जो बोलते हैं ना, हमारे 33 कोटि भगवान है, तो ये हर भगवान जो एक शक्ति का रूम है। हमारी लाइफ के हर फेज में हमें जब जिस शक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके सानिध्य में जाते हैं और उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। दिस इज संस्कार। Yes, which is such a beautiful idea. ये हमारे मिलेनियल पेरेंट्स को, अपने जेंजी बच्चों को ये बात बताना बहुत बहुत सही, ताकि वो किसी और इन्फ्लुएंस में ना आए। उन्हें भी समझ में आए कि हाँ, जैसे बाकी धर्म को मानने वाले लोग अपने धर्म को लेके बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं, अगर हम सनातन धर्म से जुड़े हुए तो हमें भी उतना ही प्राउड, अपना गर्व फील होना चाहिए कि कितने, मतलब क्या ब्यूटी है, क्या किस धर्म से जुड़े हुए, इससे रिच तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जब आप कनेक्ट होते हो ना, आपको ये तभी समझ आ सकता। जी बिल्कुल। बिकॉज वी आर कनेक्टेड, सो वी नो कि जैसे व्हेन यू से कि हनुमान चालीसा, जी सो जब आप हनुमान चालीसा या तो चैंट करते हो और आप सुनते हो, जी, तो कोई डिवाइन पावर आपके अंदर आती है एंड द फियर जस्ट गोज अवे। मुझे कोई एक बंदा बता दे कि उसने मंत्रोच्चारण करने के बाद या हनुमान चालीसा करने के बाद या कोई श्लोक या स्तोत्र पढ़ने के बाद उससे अच्छा फील ना हुआ। नो, करने से पहले रिलक्टेंट होगा बंदा, करूँ नहीं करूँ, लेकिन करने के बाद मानसिक शांति तो मिलनी ही मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कुछ किया। सो वास्तु के अकॉर्डिंग ऑफिसेस में और अपने वर्क प्लेस पे ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, जिनकी वजह से उनको शायद कोई लॉस भी होता होगा? कोई सिंपल रेमेडी जो वो कर सकते हैं विच कैन हेल्प द बिजनेस ग्रो? सबसे पहले तुम गलत प्लेसमेंट की बात, यस, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बेसिक होती है फाइल्स। अब आपको सॉर्ट करना जरूरी है कि कौन सा करंट प्रोजेक्ट की फाइल है और कौन सा फाइल ऐसा है जो काम का नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में आपको हैवी लोड नहीं लगता, जितना लाइट, जितना खूबसूरत, जितना डिजाइन अच्छा करके आप रखोगे उतना आपके लिए क्लाइंट फॉल के लिए भी, गुड फॉल के लिए बेटर है, कन्वर्शन के लिए भी अच्छा है। लेकिन हम वहाँ पे क्लटर करते हैं, चलो ठीक है, आपको फाइल्स रखने तो आपके करंट प्रोजेक्ट की फाइल्स रखते हैं जो काम की है, लेकिन हम वहाँ पे वो डंप कर देते हैं जो काम नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे एक वेस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड डायरेक्शन,
वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लीड्स। Okay. तो अगर आपका कोई काम अटका हुआ है या कोई ऐसी फाइल्स है जो कहीं गवर्नमेंट की स्मट की है, पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो उस फाइल, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल है, वो अपने ऑफिस के वेस्ट में भेजे, Okay. तो it will start more fast. आना शुरू हो जाएगा, लाइक दैट। तो ये बहुत बड़ा जो है वेस्ट को अंडर एस्टिमेट करना भी ऑफिस के लिए बहुत गलत बात है। ऑफिस में हमें वेस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे कि साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट के में अगर आपका ऑफिस का बॉस का कैबिन आ सकता है, अच्छी बात है। अगर नहीं आ सकता है तो दो प्रिफर्ड डायरेक्शन है, एक है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। What is west of southwest? साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच का जो जोन है दैट इज वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट विश ग्रांटिंग जोन आता है। वहां पे आप जो रखोगे वो आपके विश होकर पूरा हो। अच्छा। तो वो उस दिशा में अगर आप अपना ऑफिस रखते हैं, घर की बात करें तो उस दिशा में अगर अपने बच्चे का स्टडी बनाते हो, पढ़ाई के लिए बनाते हो, तो वहाँ पर अपना अच्छी से अगर सेटअप करता है या तो वो डायरेक्शन आपकी इच्छाओं को पूरी करने का कैपेसिटी रखती है, एनर्जी रखती है। Okay. तो उस डायरेक्शन को वाइजली यूज करना चाहिए। उन डायरेक्शंस के एनर्जी के बारे में हमें पता ही नहीं होता। हम वहाँ पे स्टोर बना देते हैं, सामान क्लटर कर देते हैं, कुछ नहीं तो टॉयलेट बना दिया, तो उस जगह के एनर्जीज को हम वेस्ट कर रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे। और अगर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अवेलेबल नहीं है तो हम नॉर्थ ईस्ट में भी कैबिन रख सकते हैं, The boss's cap. बॉस कैबिन। तो वो सेकेंड थर्ड प्रिफर्ड डायरेक्शन वहाँ हो जाता है। उसके सिवा कोई भी जो डायरेक्शन है वहां पर आपको रेमेडी करना पड़ेगा। अगर कोई सपोज ये दोनों तीनों डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, कहीं आपने ऐसा रखा, तो फिर आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी। और अगर आपके घर का वास्तु is not according to, I mean it's not auspicious, आपको नहीं सूट कर रहा है ना, कोई डिस्टर्बेंसेस है, so does it affect your financial growth also? यस इट डज। अगर आपने कोई ऐसा घर लिया जहाँ पे नॉर्थ में किचन है, टॉयलेट है या स्टेयर केस है, साउथ ईस्ट के अंदर आपका पानी आई है, साउथ वेस्ट के अंदर एंट्रेंस है, तो डेफिनेट सी बात है आपने एक साथ सारी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर दिया। नॉर्थ ईस्ट जो होता है, जैसे अब इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच का डायरेक्शन हेल्थ की डायरेक्शन होती है, उसको भी ध्यान रखना जरूरी। नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्लैरिटी एंड माइंड का डायरेक्शन। अगर ये सारा डिस्टर्ब हुआ, आप समझ सकते हो बंदा कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाए, क्लैरिटी ऑफ माइंड ही खत्म है, सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब ही नहीं कर पाओगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। अगर आप कंफ्यूजन के स्टेट में हो, आप एंजाइटी में चले जाओगे, आपको हेडेक होगा, तो आपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जो हेल्थ का इशू है वो आपका वहां से क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक साथ सारी चीजें कोरिलेट करते हैं। साउथ ईस्ट इज डायरेक्शन ऑफ फायर। आप अग्नि कोण में अगर मैं पानी रखती हूँ एंड स्पेशली घर की फीमेल्स जो होती है वो घर का फायर और फैमिली कंसिडर की जाती है। तो अगर मैं वहां पे कोई भी वाटर बॉडी या कुछ हम अगर प्लान करते हैं तो वो पानी जो है आग को बुझाने का काम करता है। अच्छा। तो अगर आग बुझ रही है मतलब घर की फीमेल की हेल्थ खराब हो रही है, दैट इज अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ फीमेल ऑफ फैमिली, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का जोन है। अगर वहां पानी रख दिया, जैसे मैंने बताया सॉइल इरोशन है, अगर वहां पे किचन रख दिया तो अग्नि जो है वो आपकी स्टेबिलिटी को जला दी, तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। साउथ वेस्ट में अगर एंट्रेंस हो गया तो जो मालिक के डायरेक्शन है उस जगह पे आपने एंट्रेंस बना दिया, दैट इज ओमियस एंट्रेंस, तो उसकी रेवेन्यू करनी पड़ जाएगी। तो आपकी कुल मिलाकर पूरी स्टेबिलिटी खत्म हो गई, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो गई, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई। वाओ, इतना कुछ है। तो अगर कोई ये सब कुछ नहीं फॉलो कर सकता जी, तो ऐसा कुछ ट्रिक जी, इंस्टेंट, बिकॉज ये इंस्टेंट जनरेशन है, ये मैगी नूडल जनरेशन है, कुछ इंस्टेंट ट्रिक जो थोड़ा बहुत सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सके। हम जिन क्रिस्टल्स की बात कर रहे हो, आई वांटेड टू ऐड कि एक चीज है जो आप बिना सोचे समझे के अपने घर के कॉर्नर्स में रख सकते हैं, दैट इज सॉल्ट लैम्प। rock salt lamp. I seen a तो lot. अब उसको हम यहाँ से रिलेट करते हैं। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में एनर्जीज का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो सॉल्ट लैम्प जो है डुबल डायरेक्शन है, जहाँ पे अग्नि कोण में पानी रखा हुआ है वहाँ सॉल्ट लैम्प को लेट कर सकते हैं। ओके, राइट, आपके घर के कॉर्नर्स में आप क्रिस्टल बोल में रॉक सॉल्ट के रख सकते हो। कैम्फर जो है वो आप रख सकते हो।
कैम्फर डिफ्यूजर जो है बहुत अच्छी सोर्स होता है। बढ़िया कैम्फर डिफ्यूजर लीजिए, उसके अंदर घर के हर कॉर्नर में दिन में 2 बार आप कैम्फर के पैलेट्स डालिए। भीम से नहीं कैम्फर हो तो बहुत अच्छा है, वो डालकर उसे बर्न करें। उस पर एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं, इंसेंस अरोमा एसेंस। Okay. अरोमा एसेंस में स्पेसिफिकली कुछ एसेंस जो रहते हैं वो हमारे कलर को प्योरीफाई और एनर्जी को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे लेरोली हो गया, पचौड़ी है, उसके साथ रोजमेरी को आप यूज कर सकते हैं, फ्रैंकिंसेंस है, यलान है। अच्छा, ये वाले अरोमा एसेंस को आप थोड़ा डिफ्यूजर में कैम्फर के साथ ऐड कर दीजिए तो आपके घर के अंदर जो फ्रेग्रेंस है वो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी को क्योर करेगा। दूसरी चीज, आप छोटे हवन पर पाते हैं यस हफ्ते में एक बार, स्पेशली जो है जैसे कि ट्यूसडे हो गया या सैटरडे हो गया, हवन कम जब का जो है को आप पूजा के दौरान इवनिंग में जलाना शुरू करें। हाँ, और उसको पूरे घर में हर Yes. कॉर्नर में उसकी फ्यूज को जो है फैलाएं, उससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो। दूसरा ये होता है कि जैसे हमारे धर्म की बात करते हैं, हनुमान चालीसा शाम को 3 बार लगा दो घर में और पूरे कॉर्नर तक उसकी आवाज सुने। ये भी अपने आप में प्योरिफिकेशन है, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। प्योरिफिकेशन करने का काम करके बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम घर के एनर्जी को पॉजिटिव रख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर लग रहा है कि मूड खराब है तो दूसरे से बात शांति रखो घर में, शांति रखो। हाँ। लड़ने से बेहतर है अपनी एनर्जी को किसी ऐसी जगह डाइवर्ट करो हाँ। जहाँ उसका यूटिलाइजेशन और फायदा हो। एग्जैक्टली। Wow, Neha, this has been so wonderful and I have learned so much. And बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं घर जाके ट्राई करूंगी. But I will consult you. I will not just try. I will properly call you and ask you कि मैं ये करूँ या ना करूँ. But this has been such an insightful podcast. Thank you so much for coming, Neha. And thank you for sharing your story and such a beautiful, deep knowledge that you have about your subject. It's been really special having you on this podcast. Thank you so much for inviting me. Thank you. For that. Thank you.